जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बुल्स एंड बियर्स एंड येट अगेन इस वीक जो है मार्केट ने तबाही मचाई है और इस टाइम पे जो है मार्केट ऑलमोस्ट 1 लाख पे जाने वाली है। एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग 99,000 को क्रॉस कर चुकी है। अब देखना ये है कि बिटकॉइन और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट दोनों ही 1 लाख के पास पहुंचने वाले हैं। कौन पहले पहुंचेगा, दोनों ही हमने आप लोगों को बताया हुआ था ये बड़े बेहतरीन परफॉर्म करेंगे और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तो मेरे ख्याल से रिकॉर्ड बना दिया है इस वीक के अंदर। बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है और हमारी स्क्रिप्ट्स ने भी और ओवरऑल सारी ही मार्केट ने बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया है। कल के दिन में फर्टिलाइजर्स ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई है। आज के दिन अभी तक जो है बैंक्स ने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई है। अब आगे जाके देखते हैं कि कौन से सेक्टर्स, कौन से स्टॉक्स वगैरह परफॉर्म करेंगे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। आज टाइम भी थोड़ा है, हमने बहुत सारी चीजों को कवर किया। सो लेट्स मूव टू फराज भाई कैसे हैं आप? थोड़ा सा ओवरव्यू भी दे दें कि पिछले वीक के अंदर हमारा एनालिसिस वगैरह कैसा रहा। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमार बिल्कुल खैरियत से ज़बरदस्त रहा। मेरे ख्याल में ना सिर्फ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट परफॉर्म करते हुए नजर आई है, जो हमारी क्रिप्टो थी वो भी बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म करती हुई नजर आई है और लग ऐसे ही रहा है कि ये ट्रेंड्स जो हैं वो आगे कंटिन्यू करेंगे। वो अभी हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले जो लास्ट वीक की जो हमारी कुछ टॉप पिक्स थी उनको रिव्यू कर लेते हैं। एक तो लॉर्ड केमिकल था, इसका हमने लोअर हाई 18.20 का ब्रेकआउट बताया था, हाईलाइट किया था कि ये ब्रेक करे तो उसके बाद इसको बाय कर लीजिएगा। और उसके बाद इसके रिजल्ट्स फिनोमिनल थे। विद इन नो टाइम, एक दो दिन के अंदर ही ये 21 तक चला गया। सो मैसिव रिटर्न्स। और जिन लोगों ने TP1 पे प्रॉफिट बुक किया उन सबको दोबारा से इन लेवल्स के ऊपर मिल रहे हैं, जो एक रीटेस्टिंग लेवल हैं, जो अच्छे लेवल्स हैं। मेरे ख्याल में दोबारा बाय करके सेम स्टॉप लॉस के साथ फिर से अटेम्प्ट कर लेनी चाहिए। डायनो का मैंने कहा था बुलिश डाइवर्जेंस है। यूजुअली मैं लोअर हाई के ब्रेकआउट में कहता था कि बाय करें, लेकिन इस केस के ऊपर करंट प्राइस 190 के ऊपर ही कहा था कि बाय करें। और इसकी जो TP1 थी वो 210 के करीब थी। एग्जैक्टली वैसे ही हुआ, 210 को जाके इसने टेस्ट किया। बहुत अच्छे इसके भी ओवरऑल रिजल्ट्स रहे। फिर एंग्रो ये डिसेंडिंग पैरेलल चैनल को ब्रेक करके ऊपर ट्रेड कर रहा था। मैंने इसको कहा था इसको बाय करें। उसके बाद हमने 320 से 340 445 तक के हाईज देखे हैं। अगेन बहुत अच्छी इसके भी रिजल्ट्स रहे। फिर BTC लास्ट थर्सडे फ्राइडे जब रिकॉर्ड कर रहे थे 87 88 के करीब था और मैंने कहा था कि इसका जो ABCD का टारगेट है वो इजीली 95 96 96,000 को जाके टेस्ट करेगा। और इसमें भी बेहतरीन तरीके से वैसे ही परफॉर्म करता हुआ दिखाई दिया। इथेरियम में भी हमने यही कॉल दी थी कि यहाँ पे बाय करें 3060 डॉलर्स के करीब। और राइट नाउ ये भी 3440 को जाके टेस्ट किया और इसके ऊपर भी बेहतरीन हमें वो नजर आई है। सो ओवरऑल जो जो हमारे टॉपिक्स थी सबने ऑलमोस्ट परफॉर्म किया। जिन्होंने नहीं किया स्टिल उनका स्टॉप लॉस इंटेक्ट है। जो ट्रेड प्लान्स में अभी नहीं डिस्कस कर रहा आप लोगों से दोबारा, आप पिछले एपिसोड्स में जाके उसको फिर से रिव्यू कर लें, उसके स्टॉप लॉस लेवल, टारगेट प्राइस लेवल्स फिर से कर लें। सो अभी आज हमारे पास थोड़ा सा टाइम कम है, इसलिए जो हाइलाइट्स हैं वो थोड़ी सी हमने ब्रीफ रखी है। ये था ओवरऑल हमारा जो हमने टॉपिक्स थी। क्रिप्टो की भी, स्टॉक्स की भी, वो बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करती हुई नजर आएगी लास्ट में। स्टॉप। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया द बुल्स एंड बियर शो देखने का। अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का फॉर्मेट देखें जहां पे अमार फंडामेंटली कंट्री की पोजीशन बताते हैं कि क्यों आपको स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड चेरी ऑन टॉप फराज आपको वो कंपनीज बताते हैं कि क्यों उन कंपनीज में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और बाय द वे जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो आपके सामने है। अब ये चीज आप खुद भी कर सकते थे अगर आप दुनिया के किसी कोने में भी बैठे हुए हैं, और खास तौर पे पाकिस्तान में, और आपको अभी भी समझ नहीं आ रही कि स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट कैसे करते हैं, तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड प्लीज टेक द कोर्सेज ऑफ फराज एंड अमार विच आर अवेलेबल एट sarmaya.pk। इन कोर्सेज से आपको समझ आएगी कि आपका अपना पैसा भी ग्रो कैसे हो सकता है। सो प्लीज डू लुक एट sarmaya.pk कोर्सेज एंड बिकम फाइनेंशियली हेल्दी। चलेंगे गेटिंग बैक टू द फंडामेंटल्स। तो फंडामेंटल्स एज यूजुअल जो है हमारे बहुत बेहतरीन आ रहे हैं और हर वीक जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हमें नज़र आ रहे हैं और मार्केट भी है उसको सब काफ़ी ज़बरदस्त सेलिब्रेट भी कर रही है। सो लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स इस वीक के जो फंडामेंटल्स हैं उसको भी देख लेते हैं। पहले लास्ट वीक के अंदर थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। जैसे ऑटो के हमने नंबर्स की बात की कि तकरीबन डबल जो हो गए हैं पिछले साल की निस्बत। अगर अक्टूबर से पिछले साल की निस्बत अगर आप देखोगे, सो दिस इज अगेन ह्यूज। और आगे हमने ये भी बात की थी कि आगे आने वाले हालात जो हालात हैं वो भी नजर आ रहे हैं कि आपकी ऑटो की सेल्स भी मजीद बढ़ेंगी क्योंकि आपके इंटरेस्ट रेट वगैरह नीचे आ रहे हैं, बोरोइंग ज्यादा आसान हो जाएगी फॉर कॉमन मैन और वो जाके गाड़ियां वगैरह भी खरीदेगा। नेक्स्ट जो है जो स्टेट बैंक के रिजर्व्स हैं वो दैट इज अराउंड 11.2 बिलियन नाउ
और ये एशियन डेवलपमेंट बैंक से अगर आपको पैसे आएंगे तो अगेन ये 11.7 बिलियन तक जा सकते हैं। फॉरेन रेमिटेंसेस जो है वो तकरीबन 24.5% आपकी इंक्रीज की थी एंड नाउ इट इज अराउंड 3.05 बिलियन डॉलर्स। और सितंबर 2024 का जो लास्ट अभी मंथ के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि हमारी डेब्ट टू जीडीपी जो है इस टाइम पे पाकिस्तान की वो 65% पे आ चुकी है। दिस इज द लोएस्ट फ्रॉम जून 2018 एंड दिस इज अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान, क्योंकि डेब्ट टू जीडीपी ही आईएमएफ आपको कह रहा होता है कि इसको मेंटेन करके चलें। अगर आप ये मेंटेनेंस रखेंगे तो तब हमारी इकोनॉमी भी थोड़ी सी बेहतर रह सकती है। चले इस वीक के थोड़ी सी डेवलपमेंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो यह है कि आईएमएफ की एक डेलीगेशन ने यहाँ पे विजिट किया पाकिस्तान में, और जो एफबीआर है उसने एश्योरेंस दिया है कि ओवरऑल हमारा जो रेवेन्यू टारगेट है वो तकरीबन 12.5 ट्रिलियन जो हमारा होगा टारगेट, वो हम इंशाल्लाह अचीव कर लेंगे। और जब ये अचीव कर लेंगे तो उसमें जाहिर सी बात है हमारी इकोनॉमिकली दैट कुड बी वेरी बेनिफिशियल। और दूसरी बात ये कि प्रोविंशियल साइड के ऊपर जो आपका बजट टू सरप्लस बजट है वो आपका सरप्लस आ चुका है। और अगर पंजाब को देखा जाए तो तकरीबन ये ₹40 बिलियन ओवरऑल दैट इज सरप्लस, अगेन वेरी गुड फॉर इकोनॉमी। नेक्स्ट जो है स्टेट बैंक के रिजर्व्स वो थोड़े से मजीद इंक्रीज किए हैं। जो लास्ट टाइम था 11.2 बिलियन थे, इस दफा 11.3 बिलियन है। सो अगेन ह्यूज गुड थिंग्स फॉर अस। नेक्स्ट जो है एलएसएम जो है वो डिक्लाइन की है तो लास्ट ईयर के निस्बत। सो दिस इज बिट नेगेटिव, छोटी सी एक नेगेटिव है यहाँ पे वैसे टिक मार्क मैंने लगा दिया है, लेकिन ओवरऑल ये एक छोटा सा नेगेटिव है। ओवरऑल पिछले साल के निस्बत यहाँ पे 1.9% का थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, लेकिन ये चीज को ध्यान में रखें कि बेस इफेक्ट चल रहा है। बेस इफेक्ट से मतलब ये है कि अगर पिछले साल की निस्बत सितंबर में देखा जाए तो तब भी आपके एलएसएम का इंडेक्स थोड़ा सा ऊपर जा चुका हुआ था। अगर उसके साथ आप कंपेयर करेंगे पूरे 2024 के अंदर ठीक ठाक लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स आपका ग्रोथ करता हुआ नजर आया। तो 1-2 महीने जाहिर सी बात है ग्रोथ करके थोड़ा सा नीचे भी आता है। तो यहाँ पे जो सितंबर का आपको नजर आ रहा है यहाँ पे नीचे आया, लेकिन ओवरऑल इतने घबराने की बात नहीं है। इट इज राइट नाउ एट अ वेरी गुड सिचुएशन। अच्छा, नेक्स्ट जो है मंथली करंट अकाउंट बैलेंस जो है वो तकरीबन आपका $349 पे ऑलमोस्ट जा चुका है, $349 मिलियन के ऊपर। अगेन दिस इज गुड। करंट अकाउंट आप लोगों को पता है डेफिसिट ही चलता आ रहा था हमारे कई सालों से, पिछले 1 साल से जब से इंपोर्ट की रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाई गई थी, तो इसी को कंट्रोल किया जा रहा था। और जैसे ही कंट्रोल किया तो ओवरऑल आपकी इकोनॉमी के अंदर बाकी चीजें ठीक होना शुरू हो गई। सो अगेन ये दिस इज अ ह्यूज ट्रिगर फॉर पाकिस्तान इकोनॉमी एज वेल। नेक्स्ट चलते हैं, जो पीआईबी ऑक्शन जो है आपकी, जो पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड की जो रिसेंटली ऑक्शन हुई हैं, उसमें देखा गया कि आपके ओवरऑल जो अब यील्ड्स हैं वो तकरीबन 12 to 13% तक की रेंज में आ चुकी हैं, विच इज अगेन ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे आती जा रही हैं। और ये हमारी स्टॉक मार्केट के लिए या कैपिटल मार्केट के लिए इट्स अ वेरी गुड साइन कि आपका जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होगा वो अगेन मनी मार्केट से शिफ्ट होके आपकी स्टॉक एक्सचेंज में आएगा। तो ये चीज को हमेशा ज़हन में रखें, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ही मार्केट को चलाता है। और अगर आपके मनी मार्केट के अंदर जो बहुत सालों से पैसा फंसा हुआ था, बहुत ज्यादा पैसे उधर इन्वॉल्व हुए थे, वो एक साल से यहाँ पे मूव होते जा रहे हैं। और आगे भी अगर आप देखोगे सिचुएशन यही बन रही है कि ये लग ये रहा है कि ये मजीद और ज्यादा इस पे इन्फ्लो आएगा और आप देखोगे एक्सचेंज बहुत तेजी से आपके स्टॉक मार्केट परफॉर्म करती हुई नजर आएगी। नेक्स्ट एक बहुत बड़ी न्यूज है जिसकी बेस के ऊपर आपने देखा है कि बैंक्स ने भी थोड़ा सा परफॉर्म भी किया है। एक तो नंबर 1 जो हमने लास्ट 2-3 वीक से मैं बात कर रहा था कि एक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक आपके ऊपर प्रेशर आया हुआ था, गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर था कि बैंक्स को अपना एडवांस टू डिपॉजिट रेशियो जो है इसको 50% तक लाना है। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे बैंक्स के एक्सपोजर जो था वो इस चीज में था कि आप वो सारा इन्वेस्टमेंट कर रहे थे गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, टी बिल्स में, यानी गवर्नमेंट्स को पैसे देते थे और गवर्नमेंट जो है उल्टा उनको रिटर्न देती थी, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न था 22%। अब गवर्नमेंट और स्टेट बैंक ये चाह रही है कि किसी तरीके से इकोनॉमी के अंदर लोन्स दिए जाएं, बिजनेस को इंकरेज किया जाए ताकि इकोनॉमी की एक्टिविटी बढ़े। और ये एक इकदाम जो उन्होंने 50% एडीआर का उठाया था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे रिसेंटली क्या हुआ है, कल के दिन एक न्यूज आई है जिसमें बेसिकली बैंक्स जितने भी हैं उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर दिया है कि जी आप जिनकी अमाउंट जो है तकरीबन मेरे ख्याल से 5 अरब से ज्यादा है, कई जगहों पे 3 अरब भी देखा गया है, जिनकी अमाउंट डिपॉजिट्स के अंदर पड़ी हुई है 5 अरब रुपए, तो बैंक्स ये कह रहे हैं कि हम एक मैनेजमेंट फीस या सर्विस फी इसके ऊपर चार्ज करेंगे। वो थोड़ा सा डिस्करेज कर रहे हैं बड़ी कंपनीज को कि अपना पैसा यहां से डिपॉजिट से थोड़ा निकालें और बिजनेस में डालें। और उससे फायदा क्या होगा?
फायदा ये होगा कि आपके अगेंस्ट स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत जबरदस्त रैली आ सकती है, मजीद और आ सकती है। बिजनेस एक्टिविटी आप समझ सकते हैं ये इसमें इंक्रीज हो सकती है। ये छोटा सा इन्हें स्केड्यूल भी मेंशन किया हुआ, ये नोटिफिकेशन आई है। सो ये देखें, एमसीबी ने भी इस तरीके से नोटिफिकेशन दी है। इसी तरीके से बाकी जो बैंक्स हैं वो सारी कंपनीज को दे रही हैं कि जी हम अब सर्विस फीस जो है आप पे लगाएंगे आपके डिपॉजिट्स के ऊपर। तो इसको काइंडली जाके अपने एंड पे ठीक कर लें या बेहतर कर लें। ठीक हो गया। ये जो आप जबरदस्त आपने बात बताई कि जो बैंक्स हैं वो डिस्करेज कर रहे हैं बड़े बड़े डिपॉजिट्स को। ना सिर्फ स्टॉक मार्केट इससे आपकी परफॉर्म करना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जितना पैसा बैंक से निकलेगा वो कहीं ना कहीं तो जाएगा इन्वेस्टमेंट के लिए या बिजनेस एक्टिविटी के लिए। बल्कि जो चीज़ अच्छी है हमें ये भी देखना चाहिए बड़ी लोगों की जॉब्स मिलना शुरू होगी। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जिन लोगों ने अपनी फैक्ट्रीज बंद करके बैंक्स में पैसा रख दिया था कि यार हमें बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं बैंक से, तो मैं क्यों इतनी मेहनत करूं। तो इस कौम के को बहुत सख्त जरूरत थी इस चीज की कि बेचारे बच्चे जो लोग जॉबलेस थे, मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं बिजनेस एक्टिविटी बहुत बेहतर तरीके से इम्प्रूव होगी और जॉब मार्केट भी अच्छी होगी। और जितनी नेगेटिविटी थी ग्राउंड लेवल के ऊपर कि यार महंगाई है, नौकरी नहीं है, काम नहीं है, तो यहाँ से काफी हद तक ये बहुत अच्छी मूव नजर आ रही है। बेहतर पोजीशंस मार्केट की भी हो जाएगी और ओवरऑल भी अच्छा इन लोगों ने डिसीजन लिया है। सेकेंडली अमार, मैं यहाँ पे ये पूछना चाहूंगा, ये जो आपने अभी इंडेक्स सॉरी प्रेजेंटेशन के ऊपर एक बात की थी एलएसएम के ऊपर, एलएसएम थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है। पहले तो ये बताएं कि हमारे बहुत से व्यूअर्स जो हैं उनको नहीं पता ये टर्मिनोलॉजी एलएसएम होती क्या है और इसका कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है स्टॉक मार्केट के ऊपर। एलएसएम को थोड़ा सा डिफाइन कर दें तो सबको मेरे ख्याल में आसानी से समझ आ जाएगी। अच्छा, पहली बात तो ये, जिस तरह आप कह रहे हैं कि जॉब के एंड से बहुत बेहतरीन जॉब मार्केट बहुत अच्छी हो सकती है, जाहिर सी बात है। जितनी भी फैक्ट्रीज बंद थी, जब वो फैक्ट्रीज खोलेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें ऑर्डर्स आएंगे, फिर उनको एम्प्लॉयमेंट भी देनी पड़ेगी। तो वही उन्हीं लोगों को वापस से वो बुला सकते हैं, नहीं यार नई जॉब्स भी क्रिएट होंगी। सो उससे अगेन एक्टिविटी हमारे पाकिस्तान में बढ़ेगी, जो कि हम बहुत अरसे से चाह रहे हैं। हर बंदा चाहता है कि ये एक्टिविटी इस तरह से बढ़े। सो वो तो देखने को मिलेगी। दूसरी बात है कि जो एलएसएम है, दिस इज अ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स से कहलाता है। और ये इंडेक्स ये चीज होती है कि जितने बड़े बड़े आपके मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनको एक सर्वे दिया जाता है या उनसे पूछा जाता है कि ओवरऑल आप इकोनॉमी के अंदर जो है वो क्या हालात को देख रहे हैं। सो बेसिकली सर्वे क्या करता है कि अगेन ये जो स्टैटिस्टिक्स इकट्ठा करते हैं उनके एंड से भी ये काम हो रहा होता है, और जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी थोड़ा सा अपना बता रहे होते हैं, जिसमें अगर इंडेक्स आपको थोड़ा सा ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, इसका मतलब है कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटी मजीद अच्छी हो रही है। और जाहिर सी बात है, जब आपकी किसी भी इकोनॉमी के अंदर एक ऐसा इंडेक्स मौजूद हो जो आपको ये बताया कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स अच्छी होगी, तो उससे क्या होगा कि आपको इकोनॉमी का पता लगता है कि इकोनॉमी के हालात अच्छे होंगे। तो हमेशा ये चीज बस टीवी चैनल्स पे नहीं देखनी चाहिए कि भाई ये हालात चल रहे हैं तो भाई ये मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है, ये चीज हो रही है। इंडेक्स में खुद जाके आप देख सकते हो। अगर इंडेक्स एक साल से आपके लगातार इंप्रूव हो रहे हैं तो इसका मतलब है इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो इसके बाद आपकी मार्केट से परफॉर्म करेगी। सो दिस इज वन थिंग जो कि एलएसएम में हम कवर करता है। ठीक हो गया। चले, लेट्स मूव टू आवर दिस वीक्स सेक्टर एनालिसिस। मैं थोड़ा सा जल्दी इसको कवर करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, जो इस वीक का हमारा एनालिसिस है दैट वुड बी ऑन फार्मा सेक्टर। और ये लास्ट टाइम मैंने थोड़ा सा मेंशन भी किया था कि फार्मास्यूटिकल्स जो है बहुत जबरदस्त परफॉर्म करें। तो थोड़ा सा मैं इस चीज को कवर कर लेता हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें जो है मेन इनहेंसमेंट्स हुई थी। आज से 6 महीने पहले जो है एक अनाउंसमेंट हुई थी जिसमें नॉन एसेंशियल ड्रग्स को की डीरेगुलेशन की थी गवर्नमेंट ने। वो क्या क्या चीजें होती है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये है, अगर आप लोगों ने इसको डिटेल में देखना है तो ये मेरा एक लाइव सेशन था आज से कोई 5 महीने पहले। और जब ये ओवरऑल आप देख रहे थे कि फार्मास्यूटिकल एकदम से परफॉर्म करना शुरू की थी, उसी टाइम मैंने इसके ऊपर 2 घंटे का, तकरीबन 2.25 घंटे का पूरा सेशन हुआ है। बहुत डिटेल में चीजों को कवर किया हुआ है और एक्सपर्ट्स थे यहाँ पे। हमने बात की थी दिस इज द राइट टाइम टू बी इन फार्मास्यूटिकल। कोई भी आप कंपनीज यहाँ पे पिक कर लें जो नॉन एसेंशियल ड्रग्स के अंदर जिनका ज्यादा एक्सपोजर है, तो आप इसमें एक्सपोजर ले सकते हैं। सो उसके बाद आप देख सकते हैं फार्मा ने बड़ा बेहतरीन परफॉर्म किया। अच्छा, थोड़ा सा सप्लाई चेन की बात कर लें। सप्लाई चेन जो है बेसिकली कॉस्ट की साइड पे ये होता है कि आपको इंग्रेडिएंट्स जो है, आपको कॉस्ट जो इंटरनेशनली आपको वहां से बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते हैं। इंपोर्ट करते हैं तो उसमें पैकेजिंग मटेरियल होता है, आपका टेस्टिंग मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल होता है। और ये सारा क्या होता है कि यहाँ पे वेयर हाउसेज में जाता है। वेयर हाउसेज के बाद आप यहाँ पे सारी चीजें देख सकते हैं
कि मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे होती है, फिर प्लानिंग होती है, फिर पैकेजिंग होती है, ये सारी चीजें करने के बाद डिस्ट्रीब्यूशंस में जाता है। और डिस्ट्रीब्यूशंस में क्या होता है, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। जाहिर सी बात है कि डायरेक्टली जो कंपनीज होती हैं वो डायरेक्टली जाके कंज्यूमर को नहीं दे रही होती या रिटेलर्स को नहीं दे रही होती, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनको दिया जाता है। और डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है अगेन रिटेलर्स को जाके देते हैं। रिटेलर्स जहां पे है आप देख सकते हो, जो आपकी जितनी भी फार्मेसी होती हैं दुकानें, वो रिटेलर्स में आती हैं और उसके बाद आपके कस्टमर पे जाता है। तो ये छोटा सा सप्लाई चेन मैप है, इसको आपको बहुत मुश्किल नहीं है समझना, आप इसको देख सकते हो। अच्छा, बाकी जो है ओवरऑल इसमें डोजेजेस वगैरह ये चीज समझ लें कि ओरल भी होती हैं, इसमें आपकी सिरप्स वगैरह आते हैं, फिर इसके बाद आपकी जो टैबलेट्स होती हैं वो सारी चीजें आती हैं, इंजेक्शन वगैरह आते हैं। ये सारा कुछ आपको ऑलरेडी पता है कि फार्मास्यूटिकल में क्या क्या होता है। ये मैंने थोड़ा सा चार्ट मेरी टीम ने इकट्ठा किया था, तो आई थॉट कि मैं आपको शो कर दूं यहाँ पे। अच्छा, ओवरऑल लास्ट कुछ आप 7 to 8 मंथ्स, और ये मैंने 6 महीने पहले ये डाटा कंपाइल किया था, तो उस टाइम देखने तो ये आ रहा था कि ओवरऑल सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ रही थी इनकी फार्मास्यूटिकल्स की। लेकिन जो सेल्स बढ़ रही थी वो आपकी वॉल्यूम वाइज नहीं बढ़ रही थी, वो आपकी सेल बढ़ रही थी कि आपकी जो चीजें थोड़ी सी महंगाई हो रही है या आपकी जो थोड़ी सी प्राइस इंक्रीज हुई है ऑफ द ड्रग्स, उसकी वजह से आपकी सेल्स थोड़ी सी बढ़ रही थी। अब क्या हुआ है कि आपकी ओवरऑल जो है इसमें मार्जिन पहले बहुत कम थे, अब मार्जिन थोड़े से ज्यादा इंक्रीज हो गए। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ पे जो चीजें हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आपको कंसिडर करनी चाहिए, तो ये भी हाईलाइट कर लेते हैं। ओवरऑल 700 to 800 फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है इस टाइम पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड है, जिनमें से जो टॉप 20 कंपनीज हैं उन्होंने 70% मार्केट का शेयर लिया हुआ है। यानी कि आप टॉप 20 कंपनीज जो है वो पूरे के मार्केट, उन्होंने मार्केट को कैप्चर किया हुआ है। बाकी की जो 670 कंपनीज हैं वो छोटी कंपनीज हैं, ठीक है। सो ये चीज को ज़हन में रखें। जो आप स्टॉक मार्केट के ऊपर भी देख रहे हैं, वहां पे भी कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि आपकी टॉप 20 में आती है, लेकिन सारी वहां पे मौजूद नहीं है। यहाँ पे मैंने ये दोनों चीजें हाईलाइट की हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो एक दो कंपनीज ऐसी हैं जो कि आपकी लोकल कंपनीज हैं, जिसमें गेट्स फार्मा आता है, आपका सेमी आता है। ये दोनों कंपनीज ऐसी हैं जो कि आपके स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। उसके बाद सर्ल है, मार्टिन डो वैसे लिस्टेड नहीं है, अगेन हिल्टन भी नहीं है, लेकिन बाकी आपकी कुछ कंपनी जहां पे लिस्टेड है। इसके अलावा जो है एमएनसीज भी यहाँ पे लिस्टेड है जो आपके स्टॉक मार्केट के अंदर है, जिसमें ग्लैक्सोस्मिथ आता है, एबट आता है, हेलियन आता है। ये सारी कंपनीज यहाँ पे मौजूद है। और ये मैंने बेसिकली दोनों ही ऐसे आपको टेबल शो कर दिए हैं जहां पे कंसिस्टेंटली डबल ग्रोथ हुई है। तो ये जो लेफ्ट साइड पे आप कॉलम देख रहे हो, ये सारी वो कंपनीज हैं जिन्होंने डबल डिजिट्स में ग्रोथ की है। तो अगेन, जब भी आप फार्मास्यूटिकल्स में कंपनीज को सिलेक्ट कर रहे हैं तो ग्रोथ को लाजमी देखा करें। जो कंपनीज ज्यादा ग्रोथ करें, जाहिर सी बात है वो ज्यादा परफॉर्म भी कर रही होंगी। तो ये दो कैटेगरीज आती हैं, लोकल कंपनीज भी हैं और पाकिस्तान के अंदर, और एमएनसीज भी हैं। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो बेसिक जो सबसे ज्यादा पाकिस्तान के अंदर जो मेडिसिन बिकने वाली हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि ये मेडिसिन कौन कौन सी हैं और ये कौन सी कंपनीज को बिलोंग करती है। तो जाहिर सी बात है, जैसे कि पैनाडोल देखें सबसे ज्यादा पाकिस्तान के अंदर सेल होती है, वो हम बिल्कुल ऐसे खाते हैं जैसे पता नहीं चीनी खा रहे हो। तो इस तरीके से पैनाडोल जो है दैट इज ऑन नंबर 1, जो सबसे ज्यादा सेल की जाती है। फिर इसकी ये जो प्रोडक्ट है ये हेलियन की है। सो अगेन हेलियन का जो स्टॉक आपको इतना तेजी से ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, तो बैक एंड पे अगेन आप समझ सकते हो कि पैनाडोल की सेल बढ़ रही होगी। ठीक है। और वैसे भी जब ये रिसेशन चला, रिसेशन कह रहा हूँ, जो आपकी मार्केट स्लो चल रही थी 1-1.5 साल से, तब भी लोग पैनाडोल वगैरह भी ज्यादा खा रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि ओवरऑल सेल वगैरह तो ज्यादा बढ़ रही थी। अच्छा, ऑगमेंटन आती है हमारी, फिर इसके अंदर राइजिक आती है, ब्रूफेन आती है। ये सारी आप देख सकते हो कि ये सारे नेम्स जो है बहुत कॉमन नेम्स हैं, अक्सर जो है घरों में पाई जाती हैं। तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि ये कंपनीज कौन कौन सी है बैक एंड पे जो ये चीज सेल कर रही है। वैसे मैंने खैर आगे प्रेजेंटेशन में शो भी किया है कि ये जितनी कंपनीज हैं उनकी कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, आप अपने एंड पे उसको देख भी सकते हो। अच्छा, सबसे दूसरी चीज जो है, जो सारी चीजें यहाँ पे हमने देख ली कि क्या क्या चीजें हमने कंसिडर करनी है। फार्मास्यूटिकल इज सिक्लिकल इन नेचर। ये अगेन जैसे लास्ट टाइम मैंने बात की थी कि सीमेंट्स जो है वो भी सिक्लिकल इन नेचर होता है। फार्मास्यूटिकल अगेन इज सिक्लिकल इन नेचर। जब भी आपके हालात थोड़े से अच्छे होते हैं, यानी कि इकोनॉमी जो है वो अगर एक्सपेंशनरी वाली साइड पे जा रही है, बिजनेस एक्टिविटी वाली साइड पे जा रही है, तो फार्मास्यूटिकल का भी जो पूरा सेक्टर है उसी तरीके से परफॉर्म कर रहा होता है। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, ये जो है हमने अभी जो बात की थी कि अगस्त के अंदर, अप्रैल के अंदर गवर्नमेंट ने जो है नॉन एसेंशियल ड्रग्स को डीरेगुलेट कर दिया था। ये इंपॉर्टेंट चीज है एंड दिस इज द मोस्ट आप कह लो सिग्निफिकेंट थिंग, जिसकी बेस के ऊपर स्टॉक मार्केट ने जो स्टॉक्स हैं फार्मास्यूटिकल के वो परफॉर्म कर रहे हैं। वो क्या है कि देखें, दो किस्म के ड्रग्स हैं।
एक एसेंशियल होता है और एक नॉन एसेंशियल ड्रग्स होते हैं। सो एसेंशियल ड्रग्स आपके लाइफ सेविंग टाइप ड्रग्स होते हैं, जिसको आपको पता है कि बहुत जरूरी होते हैं आपकी लाइफ के लिए। आपको अगेन इसमें कैटेगरी जो दो कैटेगरीज हैं, इसमें एसेंशियल वाली भी आ गई और नॉन एसेंशियल आ गई। नॉन एसेंशियल ऑन दी अदर हैंड क्या है कि जो आपकी लाइफ सेविंग वाली ड्रग्स नहीं है, जो कि इतनी ज्यादा इमरजेंसी के तौर पे इस्तेमाल करने वाली नहीं होती, तो वो आपकी नॉन एसेंशियल में आती है। अच्छा, यहाँ पे अगेन गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो नॉन एसेंशियल ड्रग्स हैं उनको डीरेगुलेट किया। डीरेगुलेट से मतलब यह है कि गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा इस पूरे सेक्टर के ऊपर रेगुलेशन थी कि आप मेडिसिन की प्राइस ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते। तो जब आप प्राइस की इंक्रीज ज्यादा नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात आप समझ सकते हो कि जो पूरा फार्मास्यूटिकल सेक्टर है वो प्रेशर में रहेगा। अब जब प्रेशर में रहेगा तो जाहिर सी बात है फिर उसके स्टॉक्स वगैरह भी आपको परफॉर्म करते हुए नजर नहीं आएंगे। यही वजह थी कि अगर आप पिछले 5 सालों के अंदर जितने भी सेक्टर फार्मा कंपनीज देखोगे वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे। लेकिन जैसे ही ये डीरेगुलेशन हुई और गवर्नमेंट ने फिर कहना शुरू कर दिया कि ठीक है, आपके हालात भी हमें नजर आ रहे हैं कि काफी बुरे हो रहे हैं, तो आप एक काम ये करो कि हम आपके नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट्स के ऊपर डीरेगुलेशन कर देते हैं, आप उसकी प्राइस को इंक्रीज कर सकते हैं। और यही सिलसिला हुआ जिसकी बेस के ऊपर 6 महीने से आपके फार्मास्यूटिकल्स कंपनी जो है, बाकायदा वो वाली कंपनी जिनके अंदर नॉन एसेंशियल ड्रग्स मौजूद थे, उन्होंने परफॉर्म किया। अब इसमें मैं वैसे कंपनीज हाईलाइट कर देता हूं आपको, जिसमें एबट नंबर 1 पे आती है, उसके नॉन एसेंशियल ड्रग्स बहुत ज्यादा है। ग्लेक्सो आती है आपकी, हेलियन आती है, एजीपी आती है। ये 3-4 कंपनीज हैं जिनकी नॉन एसेंशियल ड्रग्स बहुत ज्यादा है और इसी के अंदर आप देख रहे हो परफॉर्मेंस भी आपको काफी नजर आ रही है। अच्छा, नेक्स्ट जो है एक और चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। ये फार्मास्यूटिकल के अंदर जो एपीआई मौजूद होती है, ये एक बहुत मेन चीज है यहाँ पे। ये हमारी जो फार्मास्यूटिकल की इंडस्ट्री है बहुत हैवीली जो है डिपेंडेंट है ऑन इंटरनेशनल एपीआईज। तो हमें इंटरनेशनली एपीआईज को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ता है और ये 90 to 95% ओवरऑल आप देख सकते हो कि अगर इंग्रेडिएंट्स बाहर से आ रहे हैं हमारे, स्पेशली चाइना या इंडिया से आ रहे हैं, तो ये हमारे सप्लाई चेन के लिए या करेंसी की जब डिवैल्यूएशन होगी हमारी कंपनीज के लिए वो काफी बुरा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हमारे साथ क्या हो रहा था कि 1 साल से देखें करेंसी की डिवैल्यूएशन भी नहीं हुई और ये अगेन डिसरप्शन पहले थी, डेट 1 साल से पहले थी, लेकिन 1 साल के अंदर कुछ ऐसा नहीं हुआ। तो ओवरऑल अगेन दिस वाज वेरी गुड फॉर आवर इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल की बात कर रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट जो है एक और चीज है, यहाँ पे गवर्नमेंट की डीरेगुलेशन आप देख सकते हो कि बहुत ज्यादा थी और यही वजह थी कि जो एमएनसीज आपकी यहाँ पे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो थी वो काफी हद तक आपने देखा होगा पिछले 10 सालों के अंदर छोड़ के जा रही थी, बाहर जा रही थी। उसकी सिंपल रीजन ये थी कि गवर्नमेंट की रेगुलेशन जब होगी तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कोशिश ये करती है कि हमारा मार्जिन बढ़े। जाहिर सी बात है, बिजनेस जो भी कर रहा होता है उसकी कोशिश होती है कि यार ज्यादा से ज्यादा सेल हो, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बने। ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बनेगा तो जाहिर सी बात है उसके अंदर उनकी बिजनेस ग्रो करेगा। तो यहाँ पे रेगुलेशन की वजह से ये प्रॉब्लम्स थी कि आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, इसी वजह से एमएनसीज ने यहाँ से छोड़ के चली गई और लोकल कंपनीज के ऊपर ज्यादा इन्हिसार हो गया। अच्छा, यहाँ पे ये एक पूरा मॉडल मैंने प्राइसिंग का शेयर कर दिया, आप लोग खुद भी इसको देख सकते हो। तो सिंपल, अभी मैं 6 महीने से पहले जो ये नॉन एसेंशियल ड्रग्स के ऊपर जो पॉलिसी आई है उससे पहले की अगर मैं बात कर दूं तो एसेंशियल ड्रग्स जो थे हमारे पाकिस्तान के अंदर, आप वो पेड थे आपके इन्फ्लेशन के साथ। यानी कि अगर आपकी महंगाई जितनी बढ़ रही है तो गवर्नमेंट की तरफ से ये रेगुलेशन थी कि आप एसेंशियल ड्रग्स के ऊपर प्राइस इंक्रीज इतनी नहीं करेंगे, आप 70% इंक्रीज कर सकते हैं और जितनी इन्फ्लेशन हुई है। यानी कि अगर लेट्स सपोज 10% इन्फ्लेशन इंक्रीज की है तो आप सिर्फ 7% इंक्रीज कर सकते हैं अपनी एसेंशियल ड्रग्स की प्राइस। तो आप खुद सोच सकते हो से इससे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के ऊपर बहुत प्रेशर आता है। हम बहुत ज्यादा तनकीद करते हैं गवर्नमेंट के ऊपर कि जी गवर्नमेंट कुछ करती नहीं है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने आम इंसान के लिए बहुत सहूलत दी हुई थी कि भाई आपकी मेडिसिन उस तरीके से नहीं बढ़ रही थी जो कि इंटरनेशनली बढ़ी थी। लेकिन इसका अगेन फ्रॉम फार्मा कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू उनके प्रॉफिट जो है बहुत ज्यादा हिट हो रहे थे और आपने देखा होगा कि पैनाडोल भी आना बंद हो गई थी कुछ अर्से पहले। तो यही वजह थी कि वो जो कंपनीज थी वो बना नहीं पा, मार्जिन नहीं बना पा रही थी, तो उसने बंद ही कर दिया उसको। अच्छा, अब यहाँ पे जो नॉन एसेंशियल ड्रग्स हैं वो यहाँ पे पैक्ड है इन्फ्लेशन के साथ कि आप 100% जितनी इन्फ्लेशन थी उतना ही आप प्राइस नॉन एसेंशियल ड्रग्स की बढ़ा सकते हैं। तो ये देखें ओवरऑल सिनेरियो क्या था कि गवर्नमेंट डी रेगुलेशन इस तरह की थी कि आप बिजनेस में मार्जिन नहीं मेंटेन कर पा रहे थे। 6 महीने पहले जो नॉन एसेंशियल ड्रग, इसी वजह से पॉलिसी को चेंज किया गया कि कम से कम थोड़ा सा फार्मास्यूटिकल को ब्रीदर दिया जाए या इनको प्राइस बढ़ाने का
कह दिया जाए कि आप बढ़ा सकते हैं। सो ये सारी सिनेरियो थे। अच्छा, अब यहाँ पे जो लास्ट एक और भी चीज है, दैट इज के इस सेक्टर के अंदर, फार्मास्यूटिकल के अंदर, एक्विजिशंस बहुत ज्यादा होती हैं। और एक्विजिशन इसलिए बहुत ज्यादा होती है क्योंकि आप देखें डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं, और डिफरेंट कंपनीज उनको लॉन्च करती हैं। जब भी लॉन्च किया जाता है तो उसमें क्या होता है कि आपको किसी और की प्रोडक्ट होती है, और जो एक कंपनी उसको एक्वायर करना चाह रही होती है, वो इसलिए एक्वायर करती है कि हमारे पास वो मॉलिक्यूल भी आ जाए और हम सारी चीज जो है ओवरऑल कंपनी को एक्वायर करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सके। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लोकल कंपनीज ने बहुत ज्यादा पिछले 10 साल के अंदर एक्विजिशन वगैरह किए हैं, जिसमें सल भी है, फिरोज भी है, बहुत ज्यादा कंपनीज इसमें सारी की सारी ऑलमोस्ट तकरीबन ये एक्विजिशन करी थी। अच्छा, इसमें अब डिपेंडेंसीज की बात कर लेते हैं। सिंपल 4-5 चीजें हैं। तो पहले भी हमने देख लिया कि सबसे पहले तो ये है कि आपकी 90 to 95% एपीआई जो है वो बाहर से आती है, और आपके ऊपर रेट, एक्सचेंज रेट का जो फ्लक्चुएशन है वो बहुत मैटर करती है। तो डॉलर पीकेआर की वैल्यू अगर आपकी ऊपर जाती जाए, यूएसडी डॉलर ऊपर जाएगा, तो ये सेक्टर बहुत ज्यादा हिट हो सकता है। तो इसके लिए मेंटेनेंस डॉलर की होना बहुत जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2 जो है, अगेन गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है वो बहुत मैटर करती हैं। तो अभी डीरेगुलेशन होना बहुत अच्छी चीज है, और अभी भी एक रीसेंट न्यूज आ रही है कि शायद हो सकता है एसेंशियल ड्रग्स के ऊपर भी ये डीरेगुलेट कर दें, और वो फिर अगेन फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। नेक्स्ट जो है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि बोरोइंग कॉस्ट वगैरह जो है लोगों की बहुत मुतासिर होती है। जाहिर सी बात है, वो एसेंशियल ड्रग्स के ऊपर तो पैसे लगा लेंगे, लेकिन जो नॉन एसेंशियल ड्रग्स है, अगर महंगाई ज्यादा होगी तो उसकी सेल कम हो सकती है। तो अगेन इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है। नेक्स्ट जो है, इसमें R&D के जो है ये बहुत ज्यादा एक फोकस किया जाता है। यहाँ पे मैं आपको जो पाकिस्तान का रेगुलेटरी जो इदारा है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। जब भी कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च की जाए, उसकी एक सर्टिफिकेशन ली जाती है, उसके लिए एक प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस जो है अगर वो लंबा होता जाए तो एक कंपनी के लिए बहुत ज्यादा हिट हो सकती है। इंटरनेशनली इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम किया जाता है। ड्रग पॉलिसी जो भी वहां पे इदारे हैं पाकिस्तान के अंदर भी जो है, उसके ऊपर फोकस यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक वो सर्टिफिकेशंस का सिलसिला सही रहेगा तो ये भी अगेन सही परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है, ये मैंने स्वॉट एनालिसिस का थोड़ा सा ओवरऑल वैसे मेंशन कर दिया, लेकिन आप फॉर टाइम पर्पसेस मैंने इसको पढ़ नहीं रहा, आप लोग इसको देख सकते हैं। और इसके बाद ये थोड़ी सी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, जो कि यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए मेंशन कर देता हूँ। एजीबी, जैसे आप रिजिक्स की बात करें, काफी ज्यादा मशहूर है। ऑजनेट है, सेक्लोर है, ये सारी ये जो है एजीबी की प्रोडक्ट्स हैं। और जाहिर सी बात है, रिजिक्स वगैरह काफी ज्यादा सेल होती है। तो आप ओवरऑल देख सकते हो कि ये एजीपी इसलिए भी परफॉर्म करता है कि इसकी प्रोडक्ट्स वगैरह ज्यादा अच्छे परफॉर्म करें। फिरोज के अंदर जो सारी आप देख सकते हो, ओमेगा वगैरह है, सिट्रोजन है, नॉक्सेन है, काफी ज्यादा इसकी प्रोडक्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं। हेलियन के अंदर जो पैनाडोल जो सबसे ज्यादा यूज होती है वो आपकी हेलियन के पास है, और हेलियन जो है अगेन आप देख रहे हो बड़े जबरदस्त परफॉर्म भी कर रहे हैं। हाईनून की कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कॉम्बी वीआर आता है, इसके अलावा बाकी भी हैं। आईबीएल एचएल की एक 5 डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर इनकी मेडिसिन बनती हैं, तो ये भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। ऑटसुको की कुछ है मेडिसिन, वो यहाँ पे मैंने शो कर दी हैं। इस तरीके से सर्ल की हैं, सर्ल की यहाँ पे लिखी हुई है। हाइड्रोलिन जो है वो जो कफ सिरप है बहुत ज्यादा है, न्यूब्रॉल है, पेडिट्रल है, ये सारी आपकी सर्ल की आती हैं। इसके अलावा जो है बाकी सारी कंपनीज का आप खुद भी जाके देख सकते हो, लेकिन ये कुछ थी फार्मास्यूटिकल की कंपनीज को मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया। अगेन आई एम रिपीटिंग कि 6 महीने पहले नॉन एसेंशियल ड्रग्स की जो पॉलिसी थी उसको गवर्नमेंट ने डीरेगुलेट कर दिया था। मैंने तब मेंशन किया था 6 महीने पहले कि भाई खरीद लो फार्मास्यूटिकल के स्टॉक्स, लोगों ने तब भी नहीं जाके खरीदे थे। तो अभी भी देयर इज अ गुड अपॉर्चुनिटी राइट नाउ। मैं मेंशन इसलिए कर रहा हूँ कि खरीदना चाहते हैं तो खरीद लें, कोशिश करें। नॉन एसेंशियल जो कंपनीज हैं, मैंने नाम भी ले लिए हैं, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जी जी फराज भाई, काफी लंबी होगी प्रेजेंटेशन, बट जो आसान लफ्जों में कंक्लूड करूं, नॉन एसेंशियल ड्रग्स वाली जो कंपनीज हैं जिसमें आपने नाम लिया, एक एजीपी है, एबट है, ग्लेक्सो है, और एक और हेलियन है, सही है। तो ये चार टॉपिक्स होनी चाहिए, फिर इसका ये मतलब है आसान लफ्जों में। बिल्कुल बिल्कुल, ये 4 टॉपिक्स होनी चाहिए आपको। चले जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा 100 इंडेक्स के टेक्निकल्स के ऊपर बात कर लेते हैं। स्टिल मेरे पास कोई बेयरिश इंडिकेशंस नहीं है, मैं भी उस पर आता हूँ, लेकिन उससे पहले हम बुलिश इंडिकेशंस की बात कर लें। सिंपल ट्रेंड चल रहा है, हायर हाइज एंड हायर लोज। फिलहाल कोई लोअर लो नहीं, हायर लो नहीं ब्रेक हुआ। इट मींस कि ये बुलिश ट्रेंड में ही है और ये स्टिल कंटिन्यू करेगा। हमने टाइम साइकिल्स की प्रोजेक्शंस निकाली थी,
ये एपिसोड्स में जाके जिससे था कि रिवर्सिंग फेस है, ये जो ट्रेंड चल रहा है ये मोस्ट लाइकली मिड ऑफ जैन से लेके फर्स्ट वीक ऑफ फेब तक कंटिन्यू करे, जो इसके नंबर ऑफ डेज बनते हैं या सेशंस बनते हैं टाइम साइकिल्स के ऊपर। बाकी बुलिश इंडिकेशंस में स्ट्रांगली आपकी बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस की यहाँ पे वेटेज थी कि ये बुल्स हमेशा उसको आके टेस्ट करते थे और फिर बाउंस कर जाते थे। अभी ये दोनों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस जिसकी काफ़ी सिग्निफिकेंस है आपकी डेली के ऊपर और 21 आपकी वीकली के ऊपर, वो नीचे, इसका ये मतलब है कि ये स्टिल आपकी मार्केट जो है उसको स्टेन कर रही है। अच्छा, बेयरिश इंडिकेशंस की बात कर लेते हैं। लास्ट वीक्स में हमारे पास यहाँ पे मंथली बेसिस का जो बुलिश टारगेट था वो यहाँ कहीं 92,000 पे नजर आ रहा था। सो वो मेरे ख्याल में लेवल से हटा दिया। लास्ट मैंने डिस्कस किया था कि आरआई के ऊपर डाइवर्जेंस बन रही थी उस टाइम, अब ये डाइवर्जेंस डाइल्यूट हो गई है, यानी कि इसको ब्रेक करके आरएसआई नए हाइस के करीब आ रहा है और नए हाइस के करीब है। इसका ये मतलब है कि आपकी जो बेयरिश डाइवर्जेंस थी उसको डाइल्यूट कर गया इंडेक्स। सो फिलहाल उस पर कोई परेशानी वाली नहीं है। अच्छा, अब इसकी सपोर्ट लेवल्स की बात कर लेते हैं। फिलहाल ही आपकी नए हाइस के करीब कोई भी इंस्ट्रूमेंट स्क्रिप्ट का जो चार्ट चल रहा होता है, नए हाइस लगाता जा रहा होता है, उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस की सिग्निफिकेंस उस तरीके से नजर नहीं आती, क्योंकि अगली दफा नए हाइस लगा रहे हैं तो हम प्रोजेक्शंस निकाल सकते हैं 50 बेसिस के ऊपर, उसकी इतनी सिग्निफिकेंस नहीं पाती। अब यहाँ पे क्या कहते हैं सपोर्ट लेवल आ रहे हैं वो 96,332 है पहला, और दूसरा 9,000 इसकी दूसरी सपोर्ट है। रेजिस्टेंस आज हम फ्राइडे को में मार्केट क्लोज होने वाली है और बेयरिश कैंडल आ रही है, लेकिन इतनी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जो रेजिस्टेंस 99,600 लेके 100,000 की है, बिग फैक्ट नंबर है, साइकोलॉजिकल नंबर है कि 100,000 के ऊपर आपका इंडेक्स किया तो थोड़ी फिर टेकिंग कर लेते हैं। अदरवाइज ऐसे टॉप डिफाइन फिर रेजिस्टेंस 2 आपकी जब 100,000 को ब्रेक कर जाती है 103.73 के टारगेट्स दूसरे नजर आते हैं। बहुत सिंपल रखें, जब भी नीचे आए करेक्शन दे रेड हो, वो अपॉर्चुनिटी होगी आपकी बाइंग करने की। हम लोगों ने पिछले कुछ टाइम पे ये था कि आपके फर्स्ट ईयर स्टॉक्स चल रहे थे, नॉच टॉप स्टॉक्स होते हैं 100 में वो परफॉर्म कर रही थी। उसके बाद हमने देखा कि सेकंड ईयर थर्ड ईयर परफॉर्म कर रही हैं। आज इंडेक्स में के जितने था, फिर एफएफसी था, एग्रो था, उनके कुछ पॉइंट्स अच्छे नजर आए, मतलब है कि दोबारा से टियर 1 में काम करना शुरू हो गया। फिलहाल जो आपके टॉप जो आपके टियर 3 स्टॉक्स हैं स्टिल भी पोटेंशियल है, वो वाले जिनको इंडेक्स के साथ आकर कैश करना है या इंडेक्स परफॉर्म, और वो अभी 1-2 साल के लॉस के ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं, वो कौन से स्टॉक्स हैं वो अभी हम डिस्कस करते हैं। बाय द वे, स्टॉप लॉस अगर 100 इंडेक्स पे कोई रखना चाह रहे हैं तो फिलहाल तो बहुत दूर बनते हैं टेक्निकली। जो हाई एंड है वो आपका 88,966 के करीब आ रहा है, बहुत दूर है फिलहाल ये। सो एग्जिट अगर लेना भी होता है मार्केट में तो दोबारा लोअर हाई जब भी बाउंस करेगा उस टाइम एग्जिट बनता है। फिलहाल स्टॉप लॉसेस बहुत दूर हैं, ईएमए 89 और 21 की भी सपोर्ट बहुत दूर है। आसान लफ्जों में उन स्टॉक्स में काम किया जा सकता है जो अभी तक परफॉर्म नहीं किया और जो अपनी एक्यूमुलेशन बॉक्स से ब्रेकआउट देते हुए ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं। वो कौन से स्टॉक्स हैं इस वीक के, वो हम हाईलाइट कर देते हैं आपको। अच्छा, अब जो टॉप पिक्स नजर आ रही है इस हफ्ते की, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें ऐसे स्टॉक्स ढूंढने हैं जो अभी तक परफॉर्म नहीं कर पाए और टियर 3 में कौन से ऐसे हो सकते हैं। सबसे पहले क्रिसेंट स्टार इंश्योरेंस, इसके ऊपर अगर मैं बात करूं, मैंने कुछ एनालिसिस इसके ऊपर डेटाबेस किए हैं। जब भी इसके वॉल्यूम्स 5 बिलियन से ऊपर जाता है इसमें ट्रेंड नजर आने लगता है, और यही ऐसा कुछ हुआ है अभी थर्सडे को कि 5 मिलियन से ऊपर इसकी प्राइस थी। यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि जब जब ये 5 मिलियन से ऊपर इसकी वॉल्यूम्स जाते हैं, यहाँ पे था 3 रुपए के करीब, तो बाउंस करके 3.54 पे चला गया। अच्छे 18 to 20% के रिटर्न्स थे। इधर देखिएगा अप्रैल 2024 में अगेन यहाँ पे 5 मिलियन का जिस टाइम इसके वॉल्यूम्स लगे, सो यहाँ से बढ़ता हुआ 2.5 से 3.7 तक भी गया, 3.8 तक। जब जब इसने यहाँ पे जितने मैंने एरोज हाईलाइट किए हुए हैं, यहाँ पे मार्क किए हुए हैं, जब भी इसके 5 मिलियन स्टॉक्स ट्रेड हो जाते हैं, वॉल्यूम्स लग जाता है, तो ये आराम से 50-60 पैसा या 1 रुपया की परफॉर्मेंस दे जाता है। राइट नाउ अभी भी
इसने इसी तरीके से वॉल्यूम्स इसके ऊपर नजर आए हैं। और उसके बाद अब इसका जो स्टॉप लॉस है ये बहुत आसान सा सिंपल सा है, 2.44 का स्टॉप लॉस रखें, टारगेट 3.5 का रखें, और अगर हो सका तो आप 4.19 का भी रख सकते हैं। इसकी एक चीज और मैं बता दूं, जब ये 2017 और 2017 में जब इंडेक्स के हाइज लग रहे थे, उस टाइम इसमें बहुत बेहतरीन रैली हुआ करती थी और ये 16 रुपीज तक भी गया था नॉन स्टॉप। सो अगर इंडेक्स आपका परफॉर्म कर गया है और इस स्टॉक को की अगर ब्रेकआउट, जो 4 साल की कंसोलिडेशन है, 4 साल की बहुत मैसिव कंसोलिडेशन है, ये अगर 4.27 को ब्रेक करता है तो इसमें भी शायद उस तरह की रैली नजर आ सकती है, 8.5 या 11 रुपए भी हो सकता है ये। अब बहरहाल इसके लिए पहले 4.27 को ब्रेक होना जरूरी है, और फिर उसके बाद हम आज से पूछते हैं कि 2017 में ऐसा क्या हुआ था कि CSIL ऐसा रॉकेट परफॉर्म कर गया था और अभी ये क्यों नहीं कर पा रहा है, इतनी बड़ी कंसोलिडेशन में क्यों है। हमारी ये है कंपनी प्रॉफिट में, मेरे ख्याल में 1 रुपए की इसकी अर्निंग है, 3 रुपए के ऊपर खड़ा हुआ है, 1 रुपए की अर्निंग वाला शेयर 3 रुपए पे मिल रहा है। तो आपको नहीं लगता कि अगर ये कंसोलिडेशन बॉक्स ब्रेक करता है तो परफॉर्म करना शुरू कर देता है? इसके क्या फंडामेंटल्स हैं कि क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहा? अच्छा, अभी रिसेंटली जो डाटा आया उसमें तो लॉस पर शेयर इसका थोड़ा सा मेंशन हुआ है, और नेट प्रीमियम अगर इसका ओवरऑल देखें, इंश्योरेंस कंपनी है तो जहां पे बाकी कंपनीज की, इंश्योरेंस की कंपनीज के नेट प्रीमियम्स बहुत ज्यादा बढ़े हैं, इसके काफी हद तक स्टेबल है। ठीक है, 2% मेरे ख्याल से इसका डिक्लाइन ही हुआ है नेट प्रीमियम, और अगर ईपीएस वाइज देखा जाए तो 10% का डिक्लाइन है। अच्छा, यहाँ पे जो इसकी मार्च तक जो था 2024 की जो आप बात करें, आज से 6 महीने पहले ये प्रॉफिटेबल थी कंपनी। जो रिसेंट क्वार्टर का डाटा है वो थोड़ा सा इसका नेगेटिव वाली साइड पे है। अच्छा, जो ये परफॉर्म नहीं कर रही उसकी वजह ये है कि एक तो नंबर वन, ये मर्जर की इसकी बहुत ज्यादा न्यूज चल रही है कि पिकिक इंश्योरेंस के साथ इसका काफी अरसे से मामला चल रहा है कि ये जो मर्ज कर जाएगी उस कंपनी के साथ, पिकिक इंश्योरेंस के साथ, वो अभी तक पेंडिंग है। दूसरी बात ये कि दो स्टील के साथ जो एक स्टॉक अवेलेबल है उसके साथ मैनेजमेंट के इसके थोड़े से इश्यूज चल रहे थे, तो इन्होंने लिटिगेशन चार्जेस वगैरह कुछ उस पर लगाए हुए थे, जो ये मेंशन ये कर रहे हैं कि हमने अब लिटिगेशन चार्जेस थोड़े से हटा दिए हैं। लेकिन अभी देखना ये है कि ये इनके आगे आपस में जो मामला था वो एक तरीके से सही भी रहते हैं कि नहीं। अगर ये एक दो न्यूज भी इस तरह से आ गए हैं जिसकी बेस के ऊपर ये दो स्टील वाली न्यूज या मर्जर वाली न्यूज अगर आ गई, तो फिर इसके बाद आप देख सकते हैं कि ओवरऑल स्टॉक मार्केट के अंदर जैसे FFBL या FFC के न्यूज आती हैं तो उसके बाद स्टॉक एकदम से परफॉर्म कर जाता है। हो सकता है कि न्यूज बेस ये परफॉर्मेंस हो जाए। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। सही है अमार, और मेरे ख्याल में न्यूज आने का सबसे पहले यूं पता चलेगा कि जब अपने टेक्निकल लेवल्स को ब्रेक कर जाएगा। सो मेरे ख्याल में ब्रेकआउट का इसका वेट करना चाहिए, और अगर किसी में सब्र है, तहमुल है, तो फिर लेके बैठ जाए तो रिटर्न्स फिर दे जाएगा। नेक्स्ट स्टॉक अगेन, मैं पहले थर्ड टियर स्टॉक्स बता रहा हूँ, उसके बाद फिर हम थोड़े से बेहतर परफॉर्म जो थोड़े से बेहतर स्टॉक्स हैं उनकी बात करेंगे। यूसुफ विविंग की अगर मैं बात करूं, ये भी एक बहुत बड़ी कंसोलिडेशन बॉक्स में रहा काफी अर्से तक। उसके बाद जब इसने बॉक्स को ब्रेक किया अगस्त 2024 में, 4.5 रुपए, 4.41 रुपए सीधा गया ये 7 रुपए के करीब, अभी वापस आ वो लेवल की सिग्निफिकेंस आपको बताऊं, जब जब ये लेवल्स ब्रेक हुए हैं, इसमें या तो बुलिश रैली आई है, बेरिश रैली आई है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिएगा, जैसे ये 4.5 ब्रेक हुआ उसके बाद ये टूटा हुआ 2 रुपए हो गया। तो यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किया, वंस अगेन एज अ रेजिस्टेंस टेस्ट हुई और फिर ये दोबारा से ड्रॉप हो गया। थर्ड पे आप ये देखिएगा, इसको जब ब्रेक किया तो 5.5 रुपए हो गया, एक अच्छे रिटर्न से, फिर वापस आके रीटेस्ट करने के बाद फिर बाउंस किया। सो ये जो लेवल है आपका 4.40 से लेके 4.5 तक, ये सिग्निफिकेंस इसकी बहुत ज्यादा है। अब ये जो आपकी पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, ये हो सकता है ये कोई कप एंड हैंडल की फॉर्मेशन आगे चल के बना दे। फिलहाल इसके ऊपर जो आपको लेवल्स पे नजर रखना है वो 4.40, 4.50, इससे ऊपर कहीं क्लोजिंग आती है तो उसको फिर बाय करें। इजी टारगेट इसके 4 के हैं और 7 रुपए इसके सेकंड टारगेट बन सकते हैं। ये बिल्कुल थर्ड ईयर स्टॉक है, कंपनी भी लॉस में है, सो देखभाल के इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। वो लोग जो फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स को खरीदना प्रेफर करते हैं, तो मेरे ख्याल में ये स्टॉक उनके लिए नहीं है। ये फ्रस्ट्रेट भी आपको कर सकता है। बाय द वे जो टेक्निकल सेटअप्स हैं वो बहुत अच्छे इसके ऊपर बने हुए, इसलिए मैंने ये सजेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि इसकी वॉल्यूम्स भी अब बेहतर होना शुरू हो गए हैं। हमारा क्या इसके फंडामेंटल्स हैं और क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? और ये जो पिछली रैली इसके ऊपर आई थी जुलाई में कि ये 3.25 रुपए से 7 रुपए चला गया 5-6 दिन के अंदर, ऐसा क्या हो गया था इसके साथ?
अच्छा, ये जो रिसेंट रैली आई है, तो इसके ऊपर तो मुझे कोई न्यूज़ ऐसी स्पेसिफिक नज़र नहीं आई जिसकी बेस पे ये परफ़ॉर्म किया है। अच्छा, एक तो नंबर 1 इनकी सेल्स जो है अगर लास्ट ईयर के साथ देखी जाए तो 38% का इंक्रीज़ सेल्स में नज़र आया है। लेकिन ओवरऑल फिर भी अभी तक ये कंपनी लॉस में जा रही है क्योंकि इसके डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस वगैरह ठीक-ठाक काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, ये परफ़ॉर्म क्यों कर जाती है? मैं ये भी आपको थोड़ा-सा मेंशन कर देता हूँ। जैसे आप टेक्निकल्स के पॉइंट्स थोड़े से बता रहे थे, तो दूसरी चीज़ ये भी है कि जब कोविड के टाइम पे इसने बड़ी ज़बरदस्त रैली तब भी दी थी। ये केएससी 100 के अंदर कंपनी आ जाती है टॉप 100 के अंदर, ठीक है? चाहे प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन क्योंकि 100 इंडेक्स एक इंडेक्स के जो क्राइटेरिया होता है उसके मुताबिक बनता है। तो ये कंपनी अगेन जब भी टॉप 100 में आएगी, तो जब भी मार्केट्स परफॉर्म करती हैं, तो जो बड़ा प्लेयर होता है वो ऐसे स्टॉक्स को भी उठा देता है जो कि आपके टॉप 100 में होती है। तो मेरे ख्याल से यही रीजन है। अभी करंटली तो मुझे पता नहीं है कि केएससी 100 इंडेक्स में था, लेकिन कोविड के टाइम पे था। तो अगर इस दफा भी है ये हमारे इंडेक्स के अंदर, तो ये रीजन हो सकती है जिसकी बेस के ऊपर ये परफॉर्म कर। सही है। इसका ये मतलब है कि इंडेक्स परफॉर्म करेगा या उसको कैच करने के लिए थोड़ा बाउंस तो कर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सही हो गया। अच्छा, हमारा एक और पैनी स्टॉक, अब आज सब कह रहे होंगे ये पता नहीं कौन से स्टॉक्स की बात कर रहे हैं। चले एक और पैनी स्टॉक बताते हैं। इसकी भी रेंज बनी हुई है। ये समिट बैंक हुआ करता था, राइट नाउ इसका नाम अब जो है वो बीएमएल है। इसका एक लेवल है 2.50 की रेजिस्टेंस है। ये जो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है इसके ऊपर इतना डेटा नहीं है, लेकिन इसका आप अगर समिट बैंक के चार्ट्स के ऊपर एनालिसिस करें, सो 2.5 की एक बहुत मेजर रेजिस्टेंस है और ये कंसोलिडेशन बॉक्स में अगर ये ब्रेक कर जाता है तो इजीली जाके ये 3.12 और 3.5 के टारगेट्स को ब्रेक करता है। राइट नाउ एक अच्छा, जैसे हमने बैंक ऑफ पंजाब को देखा था एक्यूमुलेशन बॉक्स में था और उसके बाद वो बॉक्स ब्रेक करके वो परफॉर्म करना शुरू कर दिया। सो मेरे ख्याल में पूरे बैंकिंग सेक्टर में ये एक बैंक रह गया जो सबसे सस्ता है। और सिल्क बैंक है वो मर्ज हो रहा है यूबीएल में, तो उसके बाद यही सबसे आपका चीपेस्ट बैंक शेयर वैल्यू के हिसाब से रह जाएगा। और अगर टेक्निकली इसको मॉनिटर करना है 2.5 को ब्रेक करते तो फिर बाय किया जा सकता है इजीली। या सेकेंडली अगर यहाँ पे भी करंट प्राइस पे भी बाय करते हैं तो 1.90 1.80 लिस्ट बहुत लिमिटेड है इस केस में, तो यहाँ करंट प्राइस के ऊपर भी इसको बाय कर सकते हैं। हमारी ये बीएमएल की ऊपर कुछ बात करेंगे आप? ये रिसेंटली समिट बैंक से बीएमएल बन गया है, और क्या लगता है कि कोई मैनेजमेंट इसके ऊपर ऐसी पॉलिसीज ला सकती है कि ये प्रॉफिटेबल हो जाए ये कंपनी, ये बैंक, और ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, सो इसके क्या चांसेस हैं? ये बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। अच्छा, एक तो यहाँ पे सुनने में आया था, अगेन तो न्यूज़ पे ये है कि फॉरेनर्स आर वेरी इंटरेस्टेड इन दिस बैंक, और जो जरदारी है वो भी थोड़ा सा तो कोशिश कर रहा है कि इसके अंदर कोई ना कोई एक्टिविटी रखी जाए। तो जाहिर सी बात है, जब भी पीपल्स पार्टी के अगर आप देख लेंगे, जब भी कोई ऐसी चीज होती है तो कहीं ना कहीं से पैसा आ ही जाता है। सो एक तो ये है, दूसरा ये है कि ओवरऑल स्टेट बैंक की तरफ से एक रिस्ट्रिक्शन थी इनके ऊपर कि आपने 5 बिलियन रुपीज जो है ना वो तो कम से कम डिपॉजिट इसके अंदर रखना है। वो अभी जो है जो डायरेक्टर है उनके ऊपर ये प्रेशर भी है कि वो इसके अंदर डिपॉजिट लाएंगे। जाहिर सी बात है, डिपॉजिट होगा तो थोड़ा बहुत तो परफॉर्मेंस हो सकती है। या अगर मार्केट जो है देखा जाए 50% ओवरऑल लॉस जो है वो इनका फिर फिलहाल चल रहा है। बाकी बैंक्स की निस्बत ये दैट इज आप कह लीजिए थोड़ा सा पुअर बैंक है। डिपॉजिट जो है वो पिछले साल की निस्बत 10% इसमें इंक्रीज में है। अच्छा, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग लोन्स होते हैं। नॉन परफॉर्मिंग लोन्स होते हैं बेसिकली आपके वो लोन्स होते हैं जो आपने कंपनी से दिए होते हैं, और उससे आपको कोई वापस पैसे ना रिसीव हो जाए या थोड़ा उसमें डिले हो जाए तो आपके नॉन परफॉर्मिंग लोन्स में आता है। अगर उसका रेशियो देखा जाए तो इसका थोड़ा सा हाई वाली साइड पे, यानी 70% के करीब है, विच इज लिटिल बिट नॉट गुड। मतलब थोड़ा सा बाकी बैंक्स की निस्बत थोड़ा सा बुरा है। अच्छा, दूसरा जो कासा की एक रेशियो होती है, कभी बैंकिंग सेक्टर के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में एक रेशियो होती है। इनकी तकरीबन 90% है, तो इसका मतलब है कि करंट अकाउंट इनके पास 90% है और 10% सिर्फ सेविंग अकाउंट है। तो ओवरऑल जब भी इंटरेस्ट रेट ज्यादा होते हैं तो उन बैंक्स को फायदा होता है जिनका कासा का जो रेशियो वो ज्यादा हो। सो ये दिस इज फ्रॉम माय साइड। चलिए, जबरदस्त हमारा। इसके बाद अभी हम फार्मा की बात कर रहे थे, तो IBLHL जो स्टॉक है ये बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया पिछले दिनों। 25 रुपए से 46 हो गया 7-8 सेशंस के रहे। सो अब ये फिर की जो रिट्रेसमेंट लेवल है 38.5 उसको अभी रीटेस्ट कर रहे हैं, और रीटेस्ट के बाद बाउंस भी कर गया, 39.5 हो गया।
सो आइडियली ये एक अच्छी पोजीशंस पे है, करेक्शन ले लिए इसने 46 से 38 हो गया, तो यहाँ इसकी बाइंग बनती है। और इसके बाद अगर इसका एसएल रखना चाह रहे हैं तो 350 का रखा जा सकता है। इस जोन को जब ये रीटेस्ट करेगा तो हम एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो दोबारा जाके अपने रिसेंट को जा रहे। ओवरऑल एक अच्छा सेटअप है, रैली बनी और फिर रिट्रेस हुआ, करेक्शन आ गई, रीटेस्ट हो रहा है जो ब्रेकआउट था उसको। सो टेक्निकली चार्ट के ऊपर ये बेहतर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। हमारे एबर्ट और हेलियन का परफॉर्म कर सकता है ये फर्दर आगे। अच्छा, फिलहाल तो इसके रेवेन्यूज अभी काफी हद तक फ्लैट नजर आए हैं, रेवेन्यू में इसका इंक्रीज नहीं है और अर्निंग्स में भी 25% का डिक्लाइन है। सो ओवरऑल मुझे ये लग रहा है कि क्योंकि ये कैचअप करना चाह रहा है बाकी फार्मास्यूटिकल की इंडस्ट्री के साथ, मुझे इसमें कोई स्पेसिफिकली न्यूज नजर नहीं आई थी, लेकिन हो सकता है कि कोई न्यूज ऐसी हो, ये स्पेकुलेशन इसकी बेस के परफॉर्म हो जाए। अगर आपके पास कोई न्यूज है तो वो आप थोड़ा शेयर कर दो। ओवरऑल अर्निंग्स इसकी पिछले दफा की थोड़ी डिक्लाइन वाली साइड। अच्छा, न्यूज तो नहीं है मेरे पास, बस मुझे यही लग रहा है कि सारा फार्मा सेक्टर परफॉर्म कर दिया, ये उस हिसाब से पीछे कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है उस सेक्टर को ओवरऑल। सो इसीलिए मैं भी यहाँ पे चार्ट्स पे डिस्कस कर रहा हूँ कि ये एक आइडियल बाइंग बन सकती है। बाकी यू नेवर नो, कोई र्यूमर आ जाए इसके ऊपर। बिल्कुल। चले नेक्स्ट स्टॉक फिर एक और डिस्कस कर लेते हैं। JSCL सेम पैटर्न है, 13.85 से रैली करता हुआ 18.87 19 के करीब गया और फिर दोबारा से रिट्रेस करके ये जो गैप था उसको भी फिल कर दिया और 0.5 की रिट्रेसमेंट थी 16.38 की। सो ये भी सेम पैटर्न के ऊपर आप एक्सपेक्ट सकते हैं कि ये बाउंस कर जाए और अगेन 18.87 और 19.77 को जाके टेस्ट करे। और इसके अलावा जब ये 2017 के हाइस के करीब, इवन 2017 2020 पे जब मार्केट परफॉर्म कर रही थी, तो इसका सेम पैटर्न था यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से कि जब भी इस तरीके की साइकिल को ये पूरा करता है, मैं इसके ऊपर डिटेल से बात करूंगा बाद में जाके, अभी टाइम कम है थोड़ा सा, तो ये मैसिव रैली दिखाता है और इस दफा भी उसी तरीके का पैटर्न यहाँ पे नजर आ रहा है कि 32 को जाके टेस्ट करे। द कंडीशन इज कि ये पहले आपके ये जो इनिशियल टारगेट्स हैं 19.77 या 20 के, उसको ब्रेक करे और फिर इतनी बड़ी इसमें रैली नजर आ सकती है। ओवरऑल ये बहुत जबरदस्त एक्यूमुलेशन फेज में रहा है पिछले 2-3 साल में। सो इसको भी कंसीडर कर सकते हैं कि अगर ये ब्रेक को दे जाए तो ये बेहतरीन तरीके से जाके आगे परफॉर्म कर सकता है। ओवरऑल हमारे JSCL के बारे में क्या कहेंगे यार, ये मेरे ख्याल में इन्वेस्टमेंट कंपनी है, इनके पास काफी अच्छी होल्डिंग्स रही होंगी क्योंकि मार्केट तो परफॉर्म कर गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगेन ये होल्डिंग कंपनीज में आती हैं और होल्डिंग कंपनीज में अगेन इनका पहले तो एक तो डायरेक्टर नहीं आया है, आज से एक हफ्ता पहले नया डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है। दूसरी बात, अगर रेवेन्यू वाइज बात की जाए तो इनकी 100% से ज्यादा रेवेन्यू इंक्रीज हुए हैं, ठीक है, पिछले एक साल के अंदर। अच्छा, उसी के साथ इनका एक्सपेंडिचर भी, उसी एक्सपेंसेस वगैरह जो है उसी तरीके से ज्यादा बढ़े हैं। तो ओवरऑल अगर आप इनका जो EPS देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर पिछले साल की निस्बत बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा फ्लैट वाली साइड पे है। अगर जो एनुअल रिपोर्ट के अंदर आया, एनुअल रिपोर्ट में अगेन इनकी अर्निंग्स इंक्रीज की है। बिल्कुल जिस तरह से फराज बात कर रहे हैं कि ये होल्डिंग कंपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट के अंदर इन्होंने हम नेटवर्क में भी किया और TRG में भी इन्वेस्टमेंट वगैरह की है। तो वो जब शेयर्स जो है जाहिर सी बात है ज्यादा परफॉर्म करेंगे तो इनके भी परफॉर्मेंस नजर आएगी। और ये सिर्फ JSCL की बात नहीं है, ओवरऑल अगर आप बाकी भी इन्वेस्टमेंट कंपनी देखेंगे, का देख लेंगे, अगेन एग्रो को थोड़ा सा देख लेंगे, उनकी भी इसी तरह की सिचुएशन नजर आ रही है, तो उनकी भी अर्निंग ऐसे ही ग्रो आपको नजर आएंगी। सही हो गया माँ, थैंक यू। फिर एक फाइनल स्क्रिप्ट देख लेते हैं जनरल टायर्स की। जनरल टायर्स में भी एक अच्छी आपकी बेयरिश ट्रेंड को ब्रेक करके ये उससे लोअर हाई से ऊपर जाके ट्रेड कर रहा था और इसमें कंडीशनल बाइंग है। कंडीशनल बाइंग क्या होती है कि बाय स्टॉप के ऊपर बाय करना है, मतलब कि ब्रेकआउट जब लगे उस टाइम बाय करेंगे। जब आप ब्रेकआउट पे बाय करते हैं 43 का जो है 42.8 का, इसके ऊपर बाय करेंगे तो स्टॉप लॉस आपका 38.50 का बन जाएगा। ये एक सेटअप नजर आ रहा है, इसमें वॉल्यूम्स बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। डिसेंडिंग पैरेलल चैनल ये बना हुआ था यहाँ पे, उसको ब्रेक करके सस्टेन कर रहा है, उससे ऊपर ही है। सो मेरे ख्याल में जनरल टायर्स को भी हम देख सकते हैं कि जब ये 42.8 को ब्रेक करे तो फिर बाय कर सकते हैं 47.8, और उसके बाद अगर ये इसको भी ब्रेक कर जाता है 47.8 को, तो इसमें भी हम बहुत बड़ी रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम के ऊपर।
एक तरीके से मूव कर सकता है। इंडेक्स आपका इतना बढ़ गया है, आपके टॉप 10 स्टॉक्स इतने बढ़ गए हैं, आपके फार्मा सेक्टर इतना बढ़ गया, बैंक्स इतने बढ़ गए। सो स्टिल मार्केट में अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करें, अंडर वैल्यू स्टॉक्स अभी भी मिल जाते हैं इजीली। सो बस उनके लेवल है वो जब ब्रेक करें उसके बाद फिर आप उसको बाय कर सकते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली जिस तरह आपने मेंशन किया कि ऑटो के जो सेक्टर के साथ इसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक है, और जैसे ऑटो सेक्टर बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है, तो ये भी अगेन इनके टायर्स भी उसी तरीके से बिकेंगे। और ये वैसे भी मैं आपको मेंशन कर दूं, जो मेरे इन्वेस्टर जीनी का मॉडल है, तो ये उसके अंदर ये थोड़ा सा आना शुरू हो गया था। लास्ट वाला जो क्वार्टर का रिजल्ट आया तो उसके अंदर आया था। इस वाला क्वार्टर में थोड़ा सा ये डिक्लाइन हुआ है, इसकी अर्निंग थोड़ी सी पिछले साल की निस्बत थोड़ी सी डिक्लाइन हुई है, और उसकी रीजन ट्रैक्टर के जो टायर्स हैं वो ना सेल होने की वजह से है। अगेन एक सेगमेंट अगर आप देखें ना, ट्रैक्टर्स के ऊपर एक टैक्स जो है वो थोड़ा सा गवर्नमेंट ने लगाया है, तो उसकी बेस के ऊपर सेल थोड़ी सी उधर से कम हुई, तो इनके टायर्स के ऊपर रही। लेकिन ओवरऑल अगर एक एनुअल रिपोर्ट को देखा जाए, 37% का इनका सेल्स का इंक्रीज है। फिर ओवरऑल नेट प्रॉफिट ने 237% इंक्रीज किया, विच इज अगेन ह्यूज एंड वाज एक्सपेक्टेड, क्योंकि जैसे ऑटो परफॉर्म करेगा तो ये भी परफॉर्म करेंगे। दूसरी बात ये कि ये सोलर की एनर्जी के अंदर एग्रीमेंट करने जा रहे हैं कराची इलेक्ट्रिक के साथ 2 मेगावाट्स के ऊपर। तो अगेन जो इनका ये बहुत बड़ी न्यूज है कि अगर सोलर के ऊपर ये चले जाते हैं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा इनके लिए रह सकता है। इसके अलावा जो है 7 ईयर्स इनका एक टेक्निकल सर्विस एग्रीमेंट है विद शेंडोंग होचोंग रबर कंपनी, एक चाइना की कंपनी। अगेन उनके साथ एक बड़ा जबरदस्त इनका एग्रीमेंट अभी तक चल रहा है। और जो लास्ट है, ये प्रोडक्शन एक स्टार्ट करने वाले हैं एसयूवीज के अंदर। तो आप देख रहे हो कि ओवरऑल एसयूवीज बहुत जबरदस्त सेल कर रही हैं, वो ट्रेंड भी उसका थोड़ा सा बढ़ रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो अगर उसके भी टायर्स ये साथ साथ वो सेल करते रहेंगे तो इसका भी एक बूस्ट आ सकता है फॉर द कंपनी। बेहतरीन हमारा। सो इसका मतलब है कि इस वाले स्टॉक के अंदर काफी कुछ है जो एज अ कैटलिस्ट एक्ट कर सकता है। जब भी ये न्यूज या मटेरियल इंफॉर्मेशन आपके पास आती है तो परफॉर्म कर सकता है। अगेन उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आपने रेजिस्टेंस लेवल को मार्क कर लिया, जब वो ब्रेक करे तो एंटर हो जाए। इसका ये मतलब है कि इंस्टेंट आपको ट्रेंड में राइड मिल जाएगी। सो ओवरऑल ये था मेरी पिक्स। अब देखते हैं, अल्लाह करे परफॉर्म कर जाए बाय मंडे। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट सवाल मेरे ख्याल में सभी सुनना चाह रहे होंगे। अब हम डिस्कस कर रहे हैं इंडेक्स को या मार्केट को। 24 को आई थिंक धरने की कॉल है, सही है। तो काफी लोग पैनिक में होंगे कि यार फिर से क्योस ना मच जाए, मुल्क के हालात ना खराब हो जाएं। उनके लिए मेरी तो ये सजेशन है, अगर बहुत ज्यादा आपको स्टॉक मार्केट में डर लग रहा है ना, तो आप ना इन्वेस्ट करें, वेट कर लें कुछ दिन, जब आपको लगे कि हालात बेहतर हो गए। सेकेंडली, अगर आप इन्वेस्टेड हैं, अपने जो आपके स्टॉक्स हैं उसका स्टॉप लॉस लेवल डिफाइन करें, और स्टॉप लॉस अगर ब्रेक होता है तो फिर आप एग्जिट कर जाइए, कि फिर रख के बैठे और फिर पार्टी बदल लें। अमार, आप क्या सजेस्ट करेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। जो हमारे नए इन्वेस्टर्स हैं वो बेचारे फौरन से उसको देख के परेशान हो जाते हैं, जबकि मुझे ये लगता है कि जब भी ऐसे हालात होते हैं, मार्केट और बेहतर परफॉर्म करना शुरू कर देती है। बस ऐसे ही है बिल्कुल। लोग देखें, लोगों इन्वेस्टमेंट जो है ना, ये लॉन्ग टर्म जर्नी होती है आपकी। आपको एक गट्स होने चाहिए, एक आपका इन्वेस्टमेंट स्टाइल होना चाहिए कि यार ये मैंने इन्वेस्टमेंट आज करनी है तो ये अपने लिए कर रहा हूँ। अगर इसमें मार्केट थोड़ी बहुत नीचे भी आ जाए तो घबराना नहीं है। आप ऐसे कंपनीज को पिक करें कि जो आपके फंडामेंटली अगर स्ट्रॉन्ग है और अगर पॉसिबिलिटी है उसके अंदर परफॉर्मेंस होगी तो वो परफॉर्म करेंगे। इवन यहाँ पे हम अगर टायर 3 स्टॉक की बात कर रहे हैं जो कि पीछे रह गए हैं, वो इसी पॉसिबिलिटी पे बात कर रहे हैं कि भाई जो आपकी इंडेक्स ने इतना बेहतरीन परफॉर्म कर दिया है, जो पीछे रह गए कुछ स्टॉक्स वो अभी तक परफॉर्म नहीं किए, तो ये कैचअप करेंगे। और वो अगर कैचअप करेंगे तो प्रोबेबिलिटी तो है ना कि उसकी भी ऊपर जाने की, कि परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमेशा अपना पॉजिटिव माइंडसेट रखना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि यार मार्केट थोड़ी सी नीचे आ गई, गई भी तो है ना कितनी ऊपर। बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट दुनिया की अगर है तो थोड़ा सा रिवर्सल उसका अगर आ भी जाता है तो इतने घबराने की जरूरत नहीं है। बल्कि हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, मैं अपने एंड पे अलग भाई आप हम ये दिल हमारा ये कर रहे होते हैं थोड़ा बहुत नीचे मार्केट आ जाए और खरीदें या और इन्वेस्टमेंट करें। सो मेरी तो यही सजेशन है कि बी पेशेंट। अगर होता भी है कि सिचुएशन, तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है। चलें, जबरदस्त समाज। मेरे ख्याल में कम्युनिटी में से चार्ट देख लेते हैं। हमारे पास बहुत अच्छे चार्ट्स रहे हैं इस दफ़ा स्ट्रेटेजी 1 के ऊपर, जो सिंपल बेसिक्स होती हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चार्ट्स हैं। जो मुझे अच्छा लगा था वो AUD न्यूजीलैंड डॉलर का था, ये वाला चार्ट। इस पर देखें, जैसे ही कपर हैंडल ब्रेक हुआ, जो अभी हम थोड़ी देर पहले ब्रेकआउट्स की बात कर रहे थे ना, उसकी इंपॉर्टेंस देखें कि आपने रेजिस्टेंस लेवल मार्क कर दी यहाँ पे,
और उसके बाद आप इसको प्ले करें। प्ले करने के बाद ये देखिए जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक हुई, विद इन नो टाइम ये 15-16 घंटे के अंदर इस तरीके से परफॉर्म कर गया कि फौरन से जाके उसके टारगेट हिट हो गए। सो ये इंपॉर्टेंस होती है आपकी। एक तो पहली बात तो ये कि टेक्निकल्स को थोड़ा सा समझ के काम करें तो बहुत मजा आता है इसके साथ। सेकेंडली ये जो लेवल्स मार्क करने होते हैं ये कैसे करने हैं, अगर आप सीख के करते हैं तो बहुत ही फिर आप इंजॉय करेंगे। ना सिर्फ आपके चार्ट्स परफॉर्म कर रहे होंगे, जिस तरफ आप बोल रहे होंगे वो डायरेक्शंस भी वही चल रही होंगी, और उसके बाद आप प्रॉफिट्स भी अच्छे बुक कर रहे होंगे। ओवरऑल ये था हमारा। आपको ग्लोबल मार्केट्स में क्या लग रहा है फिलहाल? कोई ऐसी मेजर न्यूज आने वाली है कोई मैक्रोस के ऊपर कि हम डॉलर इंडेक्स के ऊपर अगर बात करें ओवरऑल किस तरीके से परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है? अच्छा, अभी फिल लास्ट टाइम जैसे भी हॉट एनएसडी का आपने ग्राफ दिखाया, तो लास्ट टाइम अगर आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो परफॉर्म कर सकता है। जब हमने नैस्डैक का बताया था कि यहाँ से रिट्रेसमेंट आएगी, तो रिट्रेसमेंट से ऑस्ट्रेलियन डॉलर के ऊपर इम्पैक्ट हुआ। अच्छा, ये एक वाहिद करेंसी कंट्री हो गया हुआ है जिसने अभी इंटरेस्ट रेट को नीचे नहीं किया हुआ, और मुझे ये लगता है कि आगे आने वाले वक्त में भी स्टॉक मार्केट अगर परफॉर्म करेगी तो शायद ये भी बेहतर बड़ा जबरदस्त परफॉर्म करेगा। तो ये मेरे एंड से अभी हाईलाइट है, लेकिन अभी नेक्स्ट वीक के अंदर अगेन आज टाइम शॉर्ट था तो मैंने नेक्स्ट वीक का थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट्स को ओवरऑल देखा नहीं है। सो अगर आपके पास कोई न्यूज है तो यू कैन शेयर। सही है। हमारा मैं बीटीसी की बात कर लेता हूँ। बीटीसी बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे टारगेट्स को जाके टेस्ट किया और इस टाइम 98,840 पे ट्रेड कर रहे हैं। अभी तक इसके ऊपर कोई ऐसा वो नहीं है, ना कोई डाइवर्जेंस शो हो रही है, ना कुछ ना कोई टॉप डिफाइन होता हुआ लग रहा है। फिलहाल लग ऐसे रहे कि ये ट्रेंड की कंटिन्यूशन करेगा। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर इसने अपना एबीसीडी का जो पैटर्न था उसको जाके अपने टारगेट्स को हिट कर दिया। अब वीकली के ऊपर अगर मैं एबीसी को जहाँ से इसने शुरू किया था 15,000 से, जो रैली शुरू हुई थी 2022 में नवंबर में, पूरे 2 साल हो गए इसको, उसकी जो प्रोजेक्शंस आ रही है वो $108,500 की आ रही है। सो अभी भी इसमें पोटेंशियल है, जूस है। नीचे कहीं मिलता है हायर लो के करीब। फॉर एग्जांपल अगर आप इस पे ट्रेड लेना चाह रहे हैं तो ये कहीं आपको $95,000 के करीब मिलता है तो वहां पे बाय कर सकते हैं, और इसका स्टॉप लॉस फिर 93,000 का हो जाएगा। सो बीटीसी स्टिल परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल क्रिप्टो बहुत अच्छी परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। अगर मैं ईद की बात करूं, ये हमारी टॉप पिक्स में से थी इथेरियम की कॉल, और मुझे ये लग रहा है कि इथेरियम अगले साल का बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट बन सकता है। इसमें काफी पोटेंशियल है। जो $4,000 के वो इजी टारगेट्स हैं। राइट नाउ ये $3,300 के करीब ट्रेड कर रहा है। सो इसकी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है $3,500, 3560, वो ब्रेक करता है तो हम $4,000 को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल इथेरियम बहुत अच्छी पोजीशन में है। सो मेरे ख्याल में अगर कोई इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स फर्म्स के ऊपर काम कर रहे हैं, वो ऑलरेडी 4-5% एक ही ट्रेड के ऊपर इसी के ऊपर प्रॉफिट्स में चल रहे हैं। तो मुझे लगता है $4,000 तक जब तक पहुंचेगा काफी लोगों के अकाउंट्स पास हो जाएंगे और अच्छे फंडेड अकाउंट्स हाथ में आ जाएंगे। इसी तरीके का एक और पैटर्न है, एक और लेयर 1 की आपकी क्रिप्टो है लिंक यूएसडीटी। सेम एक्यूमुलेशन बॉक्स इसने बनाया हुआ, ब्रेक किया, 12.80 की रीटेस्ट हुआ, अभी इस टाइम 15.2830 के ऊपर चल रहा है। ये इजीली जाके 17.45, 19.2 और फिर अपने जो इसके रीसेंट हाईज थे 22 को भी जाके टेस्ट कर सकता है। ये एक बहुत बड़ी कंसोलिडेशन बॉक्स को ब्रेक करके परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। बाय द वे जो क्रिप्टो परफॉर्म करती है वो फेजेस में करती है। सबसे पहले आपकी बीटीसी परफॉर्म करता है, फिर जो ऑल्ट्स टॉप लेयर के कॉइन्स होते हैं जैसे इथेरियम हो गया, इस तरह के जितने मेजर्स हैं वो परफॉर्म करते हैं, फिर आपके बिल्कुल नीचे वाली टेयर परफॉर्म करती है। सो उसमें भी उसी तरीके का फिनोमेना है जैसे आप 100 इंडेक्स के ऊपर कर रहे होते हैं कि टॉप नॉच स्टॉक्स पहले परफॉर्म करते हैं यील्ड्स वाले, फिर उसके बाद सेकंड टियर थर्ड टियर परफॉर्म करती है। तो क्रिप्टो में स्टिल काफी जूस है अभी। ओवरऑल जो हमें पाकिस्तान से बाहर देख रहे होते हैं जो लीगली ये काम कर सकते हैं, उनके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज क्रिप्टो में इस टाइम मौजूद है। इसके अलावा अगर मैं गोल्ड की बात करूँ हमार, तो लास्ट टाइम हमने गोल्ड ने बाय द वे जिस तरीके से परफॉर्म हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यानी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक लोअर हाई बनाने आएगा। सो लोअर हाई इस टाइम बन रहा है $2,700 के करीब, और मुझे लगता है कि 27-23 एक अच्छी रेजिस्टेंस इसको मिल सकती है। फिलहाल उसके बाद इसको साइडवेज हो जाना चाहिए। लास्ट वीक हमने क्या किया था कि चूंकि बेयरिश उसमें चल रहा था, तो लास्ट वीक हमने ये कहा था कि 4 आवर के ऊपर अगर कोई शॉर्ट करना चाहता है इसको कर दे, 2620 उसका एसएल बनता है। अब ये देखिएगा ये लोअर हाई पॉइंट है, लोअर हाई ब्रेक हुआ, उसके बाद ये रैली में आ गया, परफॉर्म करना शुरू हो गया। स्टॉप लॉस की
इंपॉर्टेंस समझें। अगर आप यहाँ पे इसको शॉर्ट करके बैठे रहते अब तक आपका अकाउंट वॉश हो चुका होता है या अच्छे खासे लॉसेस में जा चुका होता है। सो ओवरऑल इस टाइम अब ये फिलहाल बुलिश है। मेरे ख्याल में गोल्ड में फिलहाल काम नहीं करना चाहिए। बेहतर यही है कि जहाँ पे अच्छे ट्रेंड्स बने हुए हैं, जैसे ईद में बना हुआ है, जैसे क्रिप्टो में बने हुए हैं बहुत से अच्छे, सो आप वो वाली पोजीशंस होल्ड कर लें और इसको थोड़ा सा आप वेट कर लें, साइडवेज एक्यूमुलेशन बॉक्स में आ जाए। जनवरी में बाय द वे बुलिश होता है, सो मोस्ट लाइकली अब जो गोल्ड की आपकी पोजीशंस होनी चाहिए, लॉन्ग पोजीशंस, वो दिसंबर एंड में कहीं होनी चाहिए ताकि जनवरी में आप अच्छे प्रॉफिट्स बुक कर लें। फिलहाल ये तंग कर सकते हैं, कोई अच्छे इसके ऊपर वो नहीं चल रहे। अच्छा, नैस्डैक जी अमार। मैं डॉलर डॉलर पे थोड़ा सा मैं इस पे बात करना चाहूंगा। डॉलर अभी रिसेंटली मेरे ख्याल से काफी जबरदस्त अभी परफॉर्म किया है। लास्ट वीक के जो मैंने स्टूडेंट के साथ एनालिसिस शेयर किए थे उसमें मैंने मेंशन किया था कि डॉलर अभी इस वीक के अंदर भी मुझे लग ये रहा है कि ये परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा आपको, क्योंकि फंडामेंटल्स में चेंज नहीं है। अच्छा, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बेरिश चांस रखना चाहता हूँ, मतलब मेरा दिल ये है कि गिरे, क्योंकि नवंबर के जो पीरियड लास्ट वीक ऑफ नवंबर से इसकी जो सीजनैलिटी है वो ये कहती है कि नीचे गिरता है नवंबर से दिसंबर तक, तो हो सकता है कि ये गिरे। लेकिन अभी जो ये इसकी परफॉर्मेंस नजर आ रही है दैट इज बिकॉज ऑफ कि यूरो वीक हो रहा है। तो ये चीज ध्यान में रखें कि सिर्फ एक चीज नहीं होती कि हम टेक्निकली तो देख रहे हैं, लेकिन यूरो ओवरऑल उसके पिछले इस वीक के अंदर नंबर्स बहुत ज्यादा नेगेटिव आए हैं, और जो डॉलर इंडेक्स इटसेल्फ बना हुआ है वो 57.6%, सिर्फ आपका यूरो का जो स्ट्रेंथ जो पावर होती है वो इसके ऊपर इन्फ्लुएंस कर रही होती है। तो अगर वहां पे नेगेटिविटी होगी तो डॉलर ऑटोमेटिकली थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाता है। तो दैट इज वन रीजन जो अभी तक डॉलर के अंदर यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ नजर आ रही है। अब आगे आने वाली वीक्स के अंदर अब थोड़ा सा फंडामेंटली देखना पड़ेगा कि क्या क्या सिनेरियो आ सकते हैं जिसकी वजह से ये थोड़ा सा आ सकता है नीचे। बहरहाल सीजनल बेस बात की जाए तो थोड़ा सा नेगेटिविटीज की स्टार्ट हो जाती है लास्ट वीक ऑफ नवंबर से। सही अमार, मैं भी यही और आपने भी बता दिया, बहुत अच्छी बात है कि गोल्ड अभी फिलहाल लग रहा है कि साइडवेज हो जाना चाहिए, बेयर हो जाना चाहिए, दिसंबर एंड के करीब कई पोजीशंस बिल्ड करें। जितना ये स्ट्रगल आपका नवंबर और दिसंबर में करता है उसके बाद जनवरी में उतनी अच्छे रिटर्न दे जाते हैं साल के शुरू में सीजनल्स के ऊपर। और जो आप डॉलर इंडेक्स की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। ये डॉलर इंडेक्स ने जो इसकी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस थी 2023 का हाई था उसको ब्रेक करके सस्टेन कर रहा है। सो इसीलिए आपके पाउंड यूएसडी के पेयर नहीं परफॉर्म कर पा रहे, आपका यूरो यूएसडी नहीं परफॉर्म कर पा रहा, स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि आपका ये डॉलर इंडेक्स अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। इसके ऊपर डाइवर्जेंस भी थी पहले, फिर भी ब्रेक कर गया। बहरहाल अभी मेरे ख्याल में जो चीज नहीं समझ आ रही होती उसको छोड़ दें और जो अच्छे से ट्रेंड्स बन रहे हैं उसके ऊपर काम लेना चाहिए। अगर मैं ग्लोबल मार्केट्स में नैस 100 की बात करूं तो इस पे भी फिलहाल छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, लग ऐसे ही रहा है कि ये साइडवेज हो चुका है और थोड़ा सा साइड पर है। चाहिए आपकी क्रिप्टो परफॉर्म कर रही है, नैस या यूएस मार्केट्स नहीं परफॉर्म कर पा रही। इसके जो डेली के ऊपर टारगेट्स बने हुए थे एबीसीडी के वो 23,000 के करीब के थे, लेकिन वहां तक अभी तक नहीं गया। फिलहाल जो चीज़ अच्छी नज़र आ रही है वो 20,000 का जो पॉइंट्स हैं, इसके लेवल्स हैं, ये बहुत बेहतर तरीके से सस्टेन करता हुआ नज़र आ रहा है। सो जब तक इसके ऊपर ट्रेड हो रहा है तो हम बाइंग साइड पे रह सकते हैं और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसके जो टारगेट्स हैं वो 21,200 को जाके टेस्ट करें। राइट नाउ 20,650 के ऊपर या 700 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। अगर तो ये ब्रेक करता है तो फिर आपका ये बेरिश उसमें चला जाएगा और फिर 19,800 या 500, जो 19,500 का लेवल है वो भी बहुत अच्छी सपोर्ट लेवल है। सो ओवरऑल मेरे ख्याल में इसमें भी कोई खास प्रोमिनेंट ट्रेंड नहीं है तो इसको भी अवॉइड कर लेना चाहिए। सो इस टाइम क्रिप्टो परफॉर्म कर रही है, उसके अच्छे एक्यूमुलेशन बॉक्स वाले सेटअप देखें, जो जब भी एक्यूमुलेशन बॉक्स ब्रेक हो रहा होगा तो फिर जाके उसको बाय करना। सो ओवरऑल ये हमारी मेरी तरफ से ग्लोबल मार्केट्स का। चले परफेक्ट हो गया, चले वाइंड अप करते हैं। जी अगेन अब बेहतरीन एनालिसिस हमने देखा है कि काफी हद तक हमारी लोकल इकोनॉमी के हिसाब से तो बहुत जबरदस्त हमारे फैक्टर्स भी नजर आ रहे हैं, अच्छी न्यूज भी आ रही है, मार्केट भी परफॉर्म कर रही है, ओवरऑल क्रिप्टो भी परफॉर्म कर रही है, हमारी जो स्क्रिप्ट्स हैं वो भी परफॉर्म कर रही हैं। आगे अगर कोई पॉलिटिकल नॉइज आती भी है तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हल्का फुल्का मार्केट थोड़ा सा नीचे भी आएगी तो फंडामेंटल्स ओवरऑल बैक एंड पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अगेन अच्छी की उम्मीद करनी चाहिए और कोशिश यही होगी कि इंशाल्लाह हम भी अपने एंड से आप लोगों को थोड़ा सा बताते रहें।
चलें नेक्स्ट वीक मिलते हैं। अगेन फंडामेंटल्स ऑफ कैपिटल मार्केट की जो ट्रेनिंग है वो ओपन हो चुकी भी है। इफ यू वांट टू रजिस्टर फॉर द कोर्स तो आप लोग जा सकते हैं। जिस तरीके से मैंने आज फार्मा का भी बताया, जैसे 6 महीने पहले मैंने एनालिसिस ओवरऑल किया था, तब भी अगर आप पोजीशंस किसी ने ली हुई थी तो ओवरऑल क्योंकि फंडामेंटल्स पता थे हमें कि ये सेक्टर पूरा परफॉर्म कर सकता है, तो आप ओवरऑल 100% से ज्यादा गेन्स लोगे इस टाइम पे भी। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। इन्वेस्टमेंट इज पार्ट ऑफ योर लाइफ, आपको लाजमी करनी चाहिए फॉर योर फ्यूचर। तो अगर आप पार्ट बनना चाहते हैं तो चलिए जी, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। मेरी तरफ से, फराज की तरफ से, समा की तरफ से, सी यू गाइस नेक्स्ट वीक।